हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 से एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है ऑटोमेटेड अकाउंटिंग प्रोसेस। कैसे आज की डेट में अकाउंटिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक हो चुकी है, उसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन की ऑटोमेटेड अकाउंटिंग प्रोसेस होता क्या है। तो देखो, ऑटोमेटेड अकाउंटिंग मतलब होता है कि हम लोग ना सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं जिससे हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस प्रॉपर्ली स्ट्रीमलाइन हो जाए और ऑप्टिमाइज हो जाए। ठीक है, जिसके अंदर डेटा एंट्री आ जाता है, मतलब ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रही है। देन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकंसिलिएशन प्रॉपर हो रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रहा है, एनालिसिस, ये सारी चीजें ऑटोमेटेड हो रही है और उसको ही हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑटोमेटेड अकाउंटिंग कहते हैं। बेसिकली जो ऑटोमेटेड अकाउंटिंग है वो क्या है, एक तरह से हम लोग मैनुअल टास्क को कम कर रहे हैं और जो रिपीटेटिव टास्क है, रिपीटेटिव और मैनुअल टास्क, उन सब चीजों को क्या कर रहे हैं, ऑटोमेट कर रहे हैं। किसका यूज करके, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स का यूज करके, डेटा इंटीग्रेशन सिस्टम्स का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का यूज करके, या तो फिर आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का यूज करके। ठीक है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है और टाइम टू टाइम हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं और रिपोर्टिंग भी कर पाते हैं। इन शॉर्ट जो अकाउंटिंग है वो ऑटोमेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से जो मैनुअल एफर्ट्स है ना वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वो है कंपोनेंट्स। ऑटोमेटेड अकाउंटिंग प्रोसेस के क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो सबसे पहला है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पे ना अलग अलग तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, जैसे क्विक बुक्स हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, और इन सब का यूज हम क्यों करते हैं, जिससे हमारी जो रूटीन टास्क है वो ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे कि मान लो जनरल लेजर मैनेज करना हो, या तो फिर पे रोल्स हो, रिपोर्टिंग हो, या अकाउंट पेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स, ये सारी चीजें ना ऑटोमेट हो जाए। ठीक है, फिर डेटा इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग आसानी से कोई भी अदर सॉफ्टवेयर के साथ डेटा इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ईआरपी हो गया, ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, सीआरएम हो गया, प्रोक्योरमेंट हो गया, इन सब के साथ, अदर बिजनेस सिस्टम के साथ भी हम लोग चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे प्रॉपर्ली हर एक चीज की एक्यूरेसी बनी रहे और कंसिस्टेंसी बनी रहे। देन एआई, अब एआई भी इसका कंपोनेंट बन चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखो आज की डेट में एआई टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, आपको पता ही होगा, एमएल यानी कि मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज हो रहा है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस किया जा रहा है, जिससे हर एक डेटा एनालिसिस ऑटोमेटिक हो जाए और हम लोग एनोमली डिटेक्शन कर सके और ट्रेंड प्रिडिक्शन कर सके। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स है इसके। देन बात करें रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिसको आरपीए कहते हैं, और इसको डिप्लॉय कर दिया है, जिससे ये ना कुछ सॉफ्टवेयर होता है, रोबोटिक सॉफ्टवेयर होता है, जहां पे बहुत सी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है, बहुत सी रिपीटेटिव टास्क जो है वो ऑटोमेट पे आ जाती है। जैसे कि बार बार पता है ना, कोई परचेज करता है कोई भी चीज ऑनलाइन वेबसाइट पे या किसी से भी, तो बार बार मैन्युअली एक इनवॉइस जनरेट करने से अच्छा हम लोग आरपीए कर दे, यानी कि इनवॉइस को ऑटोमेटिक पे डाल दे। जैसे ही कोई परचेज करता है ऑटोमेटिक उसका इनवॉइस बन के उसको भेज दिया जाएगा। फिर बैंक रिकंसिलिएशन हो गया या डेटा एंट्री हो गया, ये सारी चीजें आरपीए के बेसिस पे वर्क करती है। देन है क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब कि क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन का आज की डेट में यूज किया जाता है, जो हम लोग कहीं पे भी कोई भी जगह पे बैठ करके, बस उसमें हमारे पास लैपटॉप या मोबाइल या इंटरनेट होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं। देन वर्क फ्लो ऑटोमेशन, प्रॉपर तरीके से हर एक टूल्स का यूज करते हैं, जिससे वर्क फ्लो अप्रूवल प्रोसेस हो, या तो फिर ऑटोमेट करना अप्रूवल प्रोसेस को, या टास्क को कोऑर्डिनेट करना हो, या परफॉर्मेंस मॉनिटर करना हो, ये सारी चीजें रियल टाइम हो जाती है, यानी कि जब चाहे तब हम लोग कर सकते हैं। तो वर्क फ्लो ऑटोमेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, मतलब ये इसका एक कंपोनेंट है ऑटोमेटेड अकाउंटिंग प्रोसेस का। देन बात करें बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स क्या है इसके, पहला देखो, ये तो सीधी सी बात है, हमारे जो मैनुअल एफर्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, देन एनहेंस एक्यूरेसी, मतलब जो एक्यूरेसी होती है, ह्यूमन एरर्स, देखो पता ही है, अगर कोई ह्यूमन मैन्युअली करेगा तो एरर्स होने के चांसेस ज्यादा है, बट अगर मशीन खुद करेगा या तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद करेगा तो वहां पे एरर्स होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और जो डेटा है वो बहुत ज्यादा रिलायबल हो जाता है। देन कॉस्ट सेविंग, अच्छा आपको पता ही है, मैनुअल लेबर हायर करूंगा तो पेपर वर्क में, मैनुअल लेबर में खर्चा ज्यादा होगा, उससे अच्छा मैं क्या करूं, ऑटोमेटेड अकाउंटिंग कर लूं। ठीक है, क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग कर लूं, जिससे क्या होगा, कोई तरह के लोगों की जरूरत नहीं है, बस एक सब्सक्रिप्शन लेना होता है और चीजें अपने आप चालू हो जाती है। तो ये ना बहुत कम खर्चा होता है इसमें, मतलब इसमें हमारा जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ना वो क्या हो जाता है, बहुत
कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। देन बात करें फास्टर रिपोर्टिंग, यस हम लोग बहुत चीज़ों को फटाफट चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि हम लोग रियल टाइम डेटा को कैप्चर भी कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं, ठीक है, और हमारे डिसीजन मेकिंग साइकिल्स को फास्टर भी कर सकते हैं। देन है इम्प्रूव्ड कंप्लायंस, यानी कि ऑटोमेटिक चेक्स अपने आप हो रहा है, कंसिस्टेंट प्रोसेसेस हो रही है, बिल्ट इन ऑडिट ट्रेल्स किया जा रहा है, ठीक है, जिससे हम लोग कंप्लायंस चेक कर रहे हैं कि भाई हम लोग जो अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या वो सेम है कि नहीं, वो सारी चीजें देख लेते हैं। देन स्केलेबिलिटी, बिजनेस को हम आसानी से बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस बता देता हूं जो अपने आप ये ऑटोमेटिक अकाउंटिंग प्रोसेस से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिसमें एक तो सबसे बड़ा एग्जांपल अपने डीमार्ट का ले सकते हैं कि डीमार्ट जो है वो आज की डेट में इतना बड़ा कैसे है। सोचो एक दिन के अंदर हजारों कस्टमर उसके स्टोर्स को विजिट कर, हजारों नहीं लाखों भी हो सकता है, ठीक है, लाखों कस्टमर्स उसकी अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टोर्स को विजिट करते हैं। तो क्या इतनी सारी चीजों को वो लोग कैसे मैनेज करते होंगे, तो वहां पे ना ऑटोमेटेड अकाउंटिंग प्रोसेस चलती है जिसकी वजह से अकाउंटिंग वगैरह सारी चीजें बहुत ही अपने आप ऑटोमेटिक होती जाती है। और अगर मान लो उसका जो ओनर है अगर उसको देखना है या उसका सीईओ है उसको देखना है, रियल टाइम इनसाइट देखना है, तो वो आसानी से देख भी सकता है जब चाहे तब, बस उसके पास इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी भी बहुत बड़े लेवल तक ये बिजनेस को ले जा सकते हैं। देन इंप्लीमेंटेशन एंड कंसिडरेशन, मतलब हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमको ना असेसमेंट देखना है, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी जगह पे हमारे पेन पॉइंट्स क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है, और कौन से एरिया में हम ऑटोमेशन लाना चाहते हैं वो पता लगा लो। फिर हमको सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना है कि एक प्रॉपर वेंडर या तो एक प्रॉपर सिस्टम जो हमारे साथ सेट हो सके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साइज, इंडस्ट्री या कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, वो सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर लिया। फिर डेटा माइग्रेशन, अभी मैं जो सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा हूँ वहां से जो नया सॉफ्टवेयर मैं लूंगा उसमें डेटा माइग्रेट प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं वो देखना है। देन हमको देखना है ट्रेनिंग एंड चेंज मैनेजमेंट, अगर ऐसा लगा तो हमको मैनेजमेंट भी बदलना पड़े या तो फिर एम्प्लॉयज को ट्रेन भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक नए सॉफ्टवेयर को ला रहे हैं जहां पे चीजें ऑटोमेटिक हो रही है, तो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी देनी जरूरी है जिससे वो लोग ना ये सारी चीजों को एडॉप्ट कर ले, क्योंकि उनको एनकरेज भी तो करना पड़ेगा ट्रेनिंग देने के बाद कि भाई ये बेस्ट है, इससे आपका मैनुअल एफर्ट्स कम हो जाएंगे। देन इंटीग्रेशन एंड कस्टमाइजेशन, यानी कि हम बहुत सी एप्लीकेशंस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, टेलर्ड होता है, मतलब कि इंटीग्रेट करना मतलब मैं इसके साथ CRM, ERP इन सबको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। बहुत सी कंपनीज का खाता बुक हो गई, ठीक है, ऐसे बहुत से जोहो बुक्स हो गया, ठीक है, ऐसे काफी सारी एप्लीकेशंस है जो ये पूरी प्रोसेस करवाती है। फिर एक उडू करके कंपनी है वो भी ऑटोमेटेड अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है, ये बहुत सही है। और फिर बात करें सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, ये लोग प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स का ध्यान रखा जाता है, डेटा प्राइवेसी का ध्यान ये लोग देते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोग को देखना है कि जो भी सॉफ्टवेयर हम ले रहे हैं क्या वहां पे हमारा डेटा सेफ है कि नहीं, ठीक है। ये सारे कुछ पॉइंट्स थे। अब बात करते हैं चैलेंजेस की, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो पहला इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत सी बार इम्प्लीमेंटेशन के अंदर दिक्कतें आती है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, तो उस सिचुएशन में हमको एक कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना पड़ता है। फिर बहुत सी बार टेक्निकल इश्यूज आते हैं, जब रेगुलर वर्क चलता है तो पोटेंशियल सॉफ्टवेयर्स के अंदर बग्स या डाउन टाइम या तो कंपेबिलिटी इश्यूज देखने को मिलते हैं, जिससे हमारा काम जो है वो कुछ समय के लिए रुक जाता है, क्योंकि देखो बग्स जैसी चीज़ें ना बहुत नॉर्मल हो चुकी है, जो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। जब भी बग्स आता है तो उस टाइम पे सिस्टम डाउन टाइम पे चला जाता है, बग्स को हटाना पड़ता है, फिर वापस सिस्टम को आगे बढ़ाना पड़ता है। देन यूजर एडॉप्शन, यस, यहाँ पे जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो यूजर्स जो है वो एडॉप्ट नहीं करते, इवन एम्प्लॉयज एडॉप्ट नहीं करते, तो सामने जो यूजर्स है, कस्टमर्स है, वो कैसे एडॉप्ट कर पाएंगे। देन है डेटा क्वालिटी कंसर्न्स, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम्स का यूज करके हम लोग हाई क्वालिटी, अब देखो बहुत सी बार क्या होता है हाई क्वालिटी होने की वजह से रिलायबल डेटा इनपुट्स भी बहुत जरूरी है। अगर मान लो कि हमने सही तरह का डेटा नहीं डाला तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा सारा डेटा लॉस हो सकता है। तो एक रोबस्ट डेटा गवर्नेंस होना भी जरूरी है, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस होने जरूरी है। देन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, मतलब कि यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम है तो ये ध्यान रखना है कि वो क्या रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या टैक्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। पता चल रहा मेरे सारे बिल्स विदाउट GST बनने लग गए तो क्या होगा, कभी भी मेरे GST वाले मेरे ऊपर केस कर सकते हैं कि आपने GST क्यों नहीं पे किया। तो ऐसी बहुत सी दिक्कत हो सकती है, ये सारे चैलेंजेस है, ठीक है। देन बात करें फ्यूचर ट्रेंड्स, आने वाले टाइम में क्या देखने को मिलेगा, तो AI और ML देखने को मिलेगा। वो तो अभी से ही देखने को मिल रहा है, बट आने वाले टाइम में वो और ज्यादा फटाफट हो जाएगा,
जिससे कैपेबिलिटीज बढ़ जाएगी, प्रिडिक्टिव एनालिसिस और डिटेक्शन बहुत इजीली हो पाएगा। देन ब्लॉकचेन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी हो जाएगी, ठीक है, जिससे काम फटाफट होने लग जाएंगे। इंटीग्रेट हो जाएगा टेक्नोलॉजीज के साथ, हर एक चीज का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर सस्टेनेबिलिटी एंड ESG रिपोर्टिंग, मतलब ये सारी चीजें सोशली भी ध्यान में रख के किया जाएगा, ठीक है, उसको भी इंपैक्ट करे वो सब देख के करेंगे। फिर क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन, प्रॉपर क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस दिया जाएगा, जैसे SAS जो है वो क्लाउड अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म है जो हर एक चीज को ध्यान में रखता है, और इसके बेसिस पे हम लोग बिजनेस को स्केलेबल, फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। देन कंक्लूजन क्या है, तो भाई ऑटोमेटेड अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो हमको बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर करती है, जैसे कि हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाना, एक्यूरेसी को बढ़ाना, या तो कंप्लायंसेस पे ध्यान देना, ठीक है, और साथ साथ में ये हमारे कॉस्ट को भी क्या करती है, रिड्यूस करती है। और अगर मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस का इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर कर लिया, केयरफुल प्लानिंग कर लिया, अब देखो इसके सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए केयरफुल प्लानिंग करना जरूरी है, मैनेजमेंट में बदलाव करने पड़े तो वो भी करने पड़ेंगे, ठीक है, एंड ऑनगोइंग मॉनिटरी टू लेवरेज दिस एडवांसमेंट्स फुल्ली, और जो भी ऑनगोइंग मॉनिटरी है, ठीक है, उस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, मतलब हर एक चीज पे ध्यान तो देना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, बट अल्टीमेटली जो पूरा फ्लो था, वर्क फ्लो, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और आज की डेट में लिटरली जो जब से ये अकाउंटिंग ऑटोमेटिक हो चुका है, यानी कि क्लाउड अकाउंटिंग आ गया है, AI आ गया है, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स आ गया है, जिसकी वजह से चीजें ना बहुत ज्यादा इजी हो चुकी है और बिजनेस आज की डेट में स्केलेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको आज के इस वीडियो में ऑटोमेटेड अकाउंटिंग प्रोसेस समझा दी। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।